नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। ये एक बहुत ही स्पेशल चैट है आउटलुक 2023 जो हम एक ऐसे फंड मैनेजर के साथ कर रहे हैं जिन्होंने इंडियन मार्केट्स को ऑलमोस्ट 4 दशकों से 4 डेकेड से देखा है। उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया और बहुत लंबे समय से इंडिया बुल रह चुके हैं ओवर द साइकिल्स। आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में आए हैं। हम बात कर रहे हैं अजीत दयाल की, जो क्वांटम म्यूचुअल फंड चला रहे हैं इतने टाइम से और बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिया बुल हैं। अभी वो इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है इंडियन मार्केट पे और स्वदेश के व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ शायद आप स्क्रीन को बहुत पास से देखते हैं, डे टू डे मार्केट देखते हैं तो आप मिस कर रहे हैं, लेकिन 10-20 साल की अपॉर्चुनिटी कैसे इंडिया में शेप अप हो रही है और आपको वो मिस नहीं करनी चाहिए। अजीत, हमारे स्टूडियोज़ में आने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। सो अजीत, आप ये बताएं सबसे पहले कि आपने तो इंडियन मार्केट के साइकिल्स देखे हैं। आज का जो इंडियन मार्केट और इकोनॉमी दिखाई दे रहा है आपको, वो पिछले कुछ सालों से कैसे डिफरेंट है? तो अगर आप 5 साल पहले जाओ तो इफ 5 years ago हम लोग बुल मार्केट में थे, तो एवरीवन वाज एक्साइटेड। उसके बाद 2020 वी हैड कोविड के वजह से पूरा मार्केट गिर गया था। अगर आप याद है अप्रैल 23 शायद 2020 में मार्केट का लो था। BSE 30 इंडेक्स 30,000 28,000 बन गया था। फिर लोग सोच रहे थे कि अभी क्या करें, अभी नुकसान होने वाला है कि कुछ अच्छा होने वाला है। फ्रॉम दैट लो वी डबल्ड। So we were at a high level, 60,000 roughly on the BSE 30 index, came down to 30, अभी फिर से 60,000 से ऊपर। तो मार्केट 5 साल में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं गया है। You look at from a long term basis, flattish है। लेकिन इकोनॉमी in my view has become even better. Okay. So इकोनॉमी जो 5 साल था, हम लोग को 2016 में डीमोनेटाइजेशन, 2017 में GST, दोनों डिस्टेबलाइजिंग थे। स्मॉल कंपनीज के लिए, मीडियम कंपनीज के लिए डिस्टेबलाइजिंग थे, और डीमोनेटाइजेशन बहुत लोग के लिए डिस्टेबलाइजिंग था। उसके बाद रिकवरी हुआ है, बहुत हुआ, और ये रिकवरी अभी आधार के बाद, डिजिटलाइजेशन के बाद इतना स्ट्रांग हो गया, इतना स्ट्रांग है कि हम मैसिव इंडिया बुल है उसके बाद। क्या बात है, ये और हम लोग 40 साल से बुलिश है इंडिया में, लेकिन ये बुलिशनेस थोड़ा अलग का बुलिशनेस है। तो क्या ये कह सकते हैं कि आपकी जो करंट बुलिशनेस लेवल्स है, अगर इसमें वो पिछले 40 सालों में हाईएस्ट लेवल्स पे है? नहीं, क्योंकि अभी 1980s में रिफॉर्म नहीं हुआ था अब तक इंडिया में। जुलाई 99 में प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, वो टाइम यूपीए का कांग्रेस अलायंस था, उन लोग ने रिफॉर्म किया था। वो टाइम बुलिशनेस मैक्सिमम था। तो उसके बाद कंपैरिजन, उसके बाद ये कंपैरिजन है। और वो अलग का बुलिशनेस, उसका द रीजन फॉर दैट, उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि हम लोग इकोनॉमी चेंज कर रहे थे, फ्रॉम क्लोज्ड इकोनॉमी टू एन ओपन इकोनॉमी। बिल्कुल। दिस इज फ्रॉम अ एनालॉग इकोनॉमी टू अ डिजिटल इकोनॉमी। दैट्स द बिग चेंज। एंड अ डिजिटल इकोनॉमी टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट ओपन इकोनॉमी टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिमिलर है, एग्जैक्ट कंपैरिजन थोड़ा अलग है, पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट 10 to 20 इयर्स में जो आप बुलिश हैं इंडियन मार्केट पे, उसके कुछ स्ट्रक्चरल रीजंस क्या देखते हैं आप? सो स्ट्रक्चरल रीजन ये है कि अगर आप सोचोगे 1980 से हम लोग को 10 अभी से सरकार है। वी हैड वाजपेयी गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, अलग अलग सरकार। ये सब अलग सरकार में 40 साल में इंडिया का जीडीपी, रियल रेट ऑफ जीडीपी, इन्फ्लेशन के को निकालने के बाद 6.3% हुआ है पर एनम। अभी हम लोग को लगता है कि 20 साल के बाद, ये अभी 20 साल में और भी 6% होएगा। और ये हाई बेस है, वो तो लो बेस था। अभी वो टाइम का जीडीपी समझो यूएस डॉलर के टर्म में 200 बिलियन, अभी तो 3 ट्रिलियन है। अभी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 6% ले लो 20 साल के लिए, बहुत बढ़िया बात। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो बहुत एक्साइटेड। और दूसरा चीज़ जो है कि रिफॉर्म्स जो थे वो टू डिसमेंटल द ब्यूरोक्रेसी विच वॉज स्टॉपिंग इंडिया। ठीक है। द ब्यूरोक्रेसी नाउ इन प्लेस एंड रिफॉर्म्स इन प्लेस are to have the bureaucracy increase India's effectiveness in the world. I think that's the big difference. So much praise to this government for having leadership. Much praise to this government for moving in the right direction towards private sector and towards internationalization. But having said that, if I can make the comment now about leadership. बिल्कुल। I think तो ये डर है कि 2005, 6, 7 में हम लोग ब्रिक की बात करते थे। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये चारों इकोनॉमी में कुछ सिमिलैरिटी नहीं था। वो अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सब करते हैं, कुछ सिमिलर नहीं है। लेकिन
एक चीज सिमिलर था, क्या? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, स्ट्रांग मैन लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग मैन लीडरशिप। और वो चारों में से 3 पूरे इंटरनेशनल मार्केट को डिसअपॉइंट किए हैं। बिल्कुल। ब्राजील, रशिया और चाइना, ये सब बैड वर्ड्स बन गए हैं। हाँ, सही बात। अभी इन्वेस्टर्स तो वहां से भाग गए। इन्वेस्टर्स उनको भाग गए, बिल्कुल भाग गए हैं। अभी हम लोग का डर ये है इन्वेस्टर के लायक कि अगर हम लोग यही बात करेंगे हर वक्त कि स्ट्रांग मैन स्ट्रांग मैन स्ट्रांग मैन है, लोग डर जाएंगे। फेयर पॉइंट। हम लोग को ये कहना चाहिए कि लीडरशिप है और सिस्टम्स है, प्रोसेसेस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री है, सुप्रीम कोर्ट है, चेक्स एंड बैलेंसेस, रेगुलेटर्स है, इंश्योरेंस रेगुलेटर, बैंकिंग रेगुलेटर, सेबी रेगुलेटर, मार्केट रेगुलेटर, ये है। सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैसेजिंग जानी चाहिए कि एक पर्सन स्पेसिफिक की जगह प्रोसेस स्पेसिफिक और इन्वायरमेंट बड़ा कंड्यूसिव बन रहा है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए कामिंग डाउन इफेक्ट होगा। और ये सेम इन्वेस्टर्स, जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड चूज करते हो या फंड हाउस, यही सोचना मांगते हैं वो 4 पीस क्या है। क्या है? तो एक है पीपल, हु आर द पीपल बिहाइंड दिस, वो लोग कौन है जिसने फंड हाउस शुरू किया है और उनका फिलॉसफी क्या है, उनका सोच क्या है। वो आपसे चोरी करने वाले कि आपको मदद करने वाले, कि दोनों में उनका फायदा आपका फायदा, क्या उनका फिलॉसफी क्या है और उनका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है। वो आपके भले माने शॉर्ट टर्म सत्ता के लिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो वो फिलॉसफी क्या है। तो समझो हम लोग का टेक आ हाउस क्वांटम, लॉन्ग टर्म फिलॉसफी, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, बी थॉटफुल। तो वो प्रोसेसेस क्या है, वो तीसरा पी, प्रोसेसेस क्या है जो लॉन्ग टर्म फिलॉसफी को एक्चुअली पोर्टफोलियो बनाए। बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग का रिसर्च प्रोसेस क्या है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है, और उसके बाद परफॉर्मेंस। ये इसका मतलब नहीं है कि एनएवी क्या एक महीना एक वीक में, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस। फेयर पॉइंट। अगर मैंने आपको कहा कि मैं वैल्यू मैनेजर हूं और मैं वो कंपनी लेता हूं, वो शेयर खरीदता हूं, ये फंड में, वैल्यू फंड में, जो जिसमें कुछ डेट नहीं है, जिसमें स्लो ग्रोथ हो, अभी वो कंपनी हाई ग्रोथ इकोनॉमी में, सट्टा इकोनॉमी में, स्पेक्यूलेटिव इकोनॉमी में will not do well. Sure. But in an economy scared of COVID or hit by COVID, वो आपका डाउनसाइड बचा देगी। डाउनसाइड बच गया है। तो वो प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस होना चाहिए और इन्वेस्टर को सब किस्म के फंड लेना चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू, सब कुछ, और वो बास्केट बनाना चाहिए। और उसमें वो एलोकेशन जो बनाएंगे, जो होते एसेट एलोकेशन, बड़ा बड़ा शब्द देते हैं, लेकिन वो जरूरी है एसेट एलोकेशन इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा करोगे तो इक्विटी में अलग अलग काइंड ऑफ फंड्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, लिक्विड एटसेट्रा, और दूसरा एसेट्स, गोल्ड होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए, और लिक्विड फंड होना चाहिए। तो अगर ये 3 ब्रॉड एसेट क्लास हो तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा चलेगा 20 साल के लिए। वाह, क्या बात बताइए आपने। मुझे ये भी बताइए अजीत कि क्वांटम म्यूचुअल फंड की जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, या आप किस तरह से पोर्टफोलियो सिलेक्शन या कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ फिलॉसफी के बारे में भी बताएं। तो क्वांटम म्यूचुअल फंड में 3 इक्विटी फंड्स हैं। एक है क्वांटम वैल्यू फंड। तो वैल्यू फंड में हम लोग सोचते हैं कि ये कंपनी का 3 साल 5 साल इसका बिजनेस कैसा होएगा, इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसका बैलेंस शीट कैसा है, इसका लाइकली प्रॉफिट क्या है। लेकिन क्वार्टरली नंबर देखते ही नहीं है, 3 साल 5 साल आगे सोचते हैं क्या होने वाला है देश में, क्या होने वाला है दुनिया में, क्या होने वाला है देश में, ये सेक्टर में और ये कंपनी में क्या होने वाला है, वो असेस करके शेयर खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं। और दूसरा फंड हम लोग का है ESG फंड। वो बहुत हम लोग ने 1996 में शुरू किया था। ESG तो अब फैशनेबल हो गया है, लेकिन आपने 96 में शुरू कर दिया था। 96 हम लोग उसका नाम था इंटेग्रिटी स्क्रीन। ESG हम लोग ने सुना नहीं क्या ESG, हम लोग ने इंटेग्रिटी स्क्रीन बोला। इंटेग्रिटी स्क्रीन का मतलब क्या है, इनका गवर्नेंस क्या है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ध्यान करते हैं कि नहीं, इन्वायरमेंट का ध्यान करके नहीं, वर्कर्स का ध्यान करके कि नहीं। लेकिन वो इंटेग्रिटी स्क्रीन के हिसाब से अभी वो 96 में शुरू किया था। 2012-13 हम लोग ने सुना ESG हो रहा है, ESG हो रहा है। मैं पूरा विदेश गया, पूरा देखा क्या है ESG। फिर हम लोग ESG डेटाबेस बनाया, हम लोग का बना दिया क्वांटम में 2015-16 में, और 2019 में फंड लॉन्च किया वो ESG क्राइटेरिया। ESG क्राइटेरिया का फंड ये है कि ESG स्कोर क्या है। अगर स्कोर हाई तो हाँ वो कंपनी आएगा पोर्टफोलियो में, अगर स्कोर कम है तो पोर्टफोलियो के नहीं आ सकता है। हम लोग का वो वैल्यू फंड में हम लोग ने रिलायंस नहीं लिया है, अदानी नहीं लिया है, वेदांता नहीं लिया है, SR नहीं लिया है बहुत सालों से। हम लोग ये नहीं कहते कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं है,
हम वो लोग का fit नहीं हो रहा है डर या सोच है वो ESG स्कोर पे नहीं फिट होता है, वो तकलीफ है और कुछ फेयर नहीं। पॉइंट। और सॉरी, और वो थर्ड फंड जो शुरू किया था 12 साल पहले, वो था क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड्स। उसका सोच था ये कि सब इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ क्वांटम वैल्यू फंड नहीं ले सकते, उनको और भी फंड लेना चाहिए बाहर दूसरे स्मॉल कैप मिड कैप दूसरा फंड हाउसेस से। तो पूरा 300 400 500 फंड सब है, हम लोग उसका खोज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और वो मैनेजर के को बात करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा 8 या 10 फंड वो इक्विटी फंड ऑफ फंड में डालोगे। तो अगर आपने 100 रुपया क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड में डाला, वो 100 रुपया हम लोग मैनेज नहीं करते हैं, दूसरे लोग को सिर्फ हम जाते asset allocate कर रहे हैं HDFC, एडलवाइज जो भी है, जो भी वो फंड में आया उनको लगा, स्मॉल कैप मिड कैप तो सब कुछ। ट्रू सेंस में एसेट एलोकेशन है, क्योंकि वो मैनेज नहीं है एसेट, हम एलोकेट कर रहे हैं। ट्रू सेंस है, हम लोग आपकी गाइड है, आपके गार्डियन है। Fair point. मैं बोलते कि हमारे को ये पता है कि वैल्यू फंड मैनेजमेंट कैसा करना है, ESG हमारे पास दियो, स्मॉल कैप मिड कैप नहीं पता है, ग्रोथ नहीं पता है, उनको पता है। हम लोग आपके साथ खोज करके सोच करके आपका पैसा उसमें डालेंगे आपके लिए। मुझे ये बताइए, आप इतना बुलिश साउंड कर रहे हैं, 10-20 ईयर्स में इंडिया की अर्निंग्स आपको लगता है कि सुपीरियर रहने वाली है, या क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल शॉक्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी रिस्क रहेगा? तो शॉक्स तो जरूर आने वाले हैं, लेकिन अर्निंग्स की बात करते हैं पहले। अगर GDP ग्रोथ 20 साल के लिए 6% पर आने में रियल रेट बोलते हैं इन्फ्लेशन के बाद, समझो इन्फ्लेशन 6% है 20 साल के लिए हर साल, तो माने अगर 6 और 6 को ऐड करो तो 12% है। वो GDP ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी 12% पर एनम एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 20 years ऑन एवरेज। तो इमेजिन इफ यू आर अ कंपनी एज पार्ट ऑफ इंडिया, यू आर अ बिग कंपनी, अगर इंडिया का GDP 12% ग्रो होने वाला है, आपका रेवेन्यू 12 मिनिमम ग्रो होगा, ज्यादा भी ग्रो हो सकता है। अगर रेवेन्यू 12% ग्रो इंक्रीज होएगा आपका हर साल, आपका प्रॉफिट 15 या 20% ग्रो चलना चाहिए। बिकॉज इफ सेल्स इंक्रीज, right, like how you are sweating assets across different things and spreading cost, in a very similar way you'll find that कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होएगा। Fair point. तो 15% ग्रोथ होएगा कंपनी का प्रॉफिट में। अगर प्रॉफिट 15% ग्रोथ है साल पे साल, तो शेयर प्रॉफिट भी 15% शेयर होना चाहिए, उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, वो डायरेक्शन में। मुझे ये बताइए अजीत, फ्लोज की बात करते हैं। इंडिया में डोमेस्टिक फ्लोज ऐसे आ रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं आए। ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने थोड़ी सी बीच में काफ़ी सेलिंग की थी जो डोमेस्टिक्स ने एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन एक व्यू निकल के आ रहा है कि जो रनवे अब यहाँ से नेक्स्ट 10-20 ईयर्स के लिए तैयार हो रहा है, उसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स, न्यू क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने आएंगे, क्योंकि आप बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ उठते बैठते हैं, अपने सर्कल में बात करते हैं, आप कन्विंस्ड हैं कि ऐसा होने वाला है? ज़रूर। तो अगर 10 साल पहले 100 रुपीज़ ऑफ सेविंग्स, अगर आपको इंडियन हाउसिंग में 100 रुपया था, 100 रुपया बच गया था, 3% used to come to stock markets, 3%। 97% was land, ज़मीन खरीदो, घर खरीदो, गोल्ड, सोना खरीदो, एक्सेट्रा, फिक्स डिपॉजिट, पोस्टल सेविंग्स, 3% टू इक्विटी। अभी वो 7% हो गया है। और अगर फॉरेन वर्ल्ड में देखो, 40% गोज टू स्टॉक मार्केट्स, 30 to 40%। तो एंड इंडिया में सिर्फ 7%। कितना स्कोप है? तो बहुत स्कोप है। और इंडिया में ये भी स्कोप है कि हर दिन और लोग को जॉब मिलने वाला है, इनकम मिलने वाला है। इनकम विल बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन, और कंजम्पशन के बाद उसके बाद है सेविंग्स। तो आई अर्न मोर मनी, मुझे और भी पैसा मिलेगा, मैं और खर्च करूंगा, लेकिन और पैसे में थोड़ा सेविंग्स भी ज्यादा होगा। तो बहुत डायनामिक, बहुत अच्छा। एक जो आपने बात बोली थी कि एक आप बता रहे थे बात की डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो बहुत बड़ी एक ग्रोथ ड्राइवर है इंडिया के लिए, उसको आप समझाएं। जो वहां पे डेमोग्राफिक नेगेटिव डिविडेंड हो गया, जो हम लोग के लिए पॉजिटिव डिविडेंड होगा, वो बताइए। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड या डेमोग्राफिक डर, दो चीज हो सकते हैं। तो बाहर गांव में, USA में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूरोप में हर दिन 30,000 लोग रिटायर हो जाते हैं। माने दे आउट ऑफ द वर्क फोर्स, दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू इनकम एंड जॉब क्रिएशन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। 30,000 हर दिन। इंडिया में 27,700 पीपल, 27,000 पीपल हर दिन जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, जॉब मार्केट में आए। तो अगर ये लोग को जॉब मिले तो वो बोलते हैं वर्चुअस साइकिल, वो जो आपने कहा डेमोग्राफिक डिविडेंड आ जाएगा, कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ,
वो लोग जॉब में आ गए, मार्केट में आ गए, उनको जॉब मिल गया, इनकम मिल गया, सैलरी मिला, उन लोग ने नया गाड़ी खरीदा, घर खरीदा, पूरा इकोनॉमी बूम होएगा। Fair point. डर ये है, और ये बहुत बड़ा डर है, और ये डर है मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टरशिप से तब से चल रहा है। 2005 से तब तक, और ये गवर्नमेंट में भी कुछ ज्यादा नहीं किया इसके बारे में। सैडली डर है कि लोग आए जॉब के लिए और उनको जॉब नहीं मिले। अभी उनका उम्र क्या है जो जॉब सीख करते हैं? 25 साल, 27 साल, 30 साल। अगर आपको 25 साल में आप यंग है, एनर्जी है, आप जॉब ढूंढो और जॉब नहीं मिलो, तो वो नेगेटिव साइड चला जाएगा थोड़ा। और क्या हो जाएगा? वो राइट्स होंगे स्ट्रीट्स पे। प्रॉब्लम। और वो बाजू देखो, अमेरिका में देखो क्या हो रहा है। 30,000 पीपल आर रिटायरिंग एवरी डे। कनाडा, यूएसए, यूरोप, 30,000। अगर वो लोग बैंकरप्ट हो जाए, उनका गवर्नमेंट में पैसा नहीं है और उनको पेंशन नहीं मिला, वो 30,000 लोग करेंगे क्या? वो 60 साल के हैं, 70 साल, 80 साल लोग, वो राइट्स नहीं कर सकते, वो मर जाएंगे। हमारे यहाँ ये रिस्क है। यहाँ रिस्क है, वो बहुत बड़ा। मुझे पूरा देश में एक ही रिस्क है, यही रिस्क है कि गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट या प्रीवियस गवर्नमेंट या फ्यूचर गवर्नमेंट, उनका पूरा फोकस होना जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, आज हमसे बात करने के लिए, इस स्पेशल शो का पार्ट बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक